नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस टीजीटी में कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, किस प्रकार से आपकी आंसर राइटिंग स्किल होनी चाहिए और क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा। अगर कोडिंग का फॉर्मेट है तो उसे कैसे आपको करना है, अगर आपके डिस्क्रिप्शन वे में है मतलब डिस्क्राइब करना है, डेफिनेशन बेस्ड है तो उसे कैसे लिखना है, लिखने की शैली आपकी क्या होगी, मार्किंग कैसे आपको मिलेगा, 4 नंबर में आपको कैसे पूरे नंबर गेन करने हैं। देखो ये जब डिस्क्रिप्टिव होता है तो 4 में 4 तो मिलना मुश्किल होता है, लेकिन हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे अटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कैसे एग्जामिनर से ले सकते हैं, ये पूरी रणनीति इस वीडियो में है। बाकी जिन्हें भी ईएमआरएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बैच से जुड़ना हो या एनवीएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बैच से जुड़ना हो, जिनको लग रहा हो कि मेरा दोनों हो सकता है, तो आप एनवीएस या ईएमआरएस में से किसी भी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बैच से जुड़ सकते हैं। और एक बहुत बड़ा ऑफर आप सभी को दिया जा रहा है इसमें, ये 1999 का बैच है, इसमें आपको 500 ऑफ हो जाएगा। उसके लिए आपको कूपन लगाना है EMRS 500, तो आपको ये बैच 1500 में पड़ेगा। पूरा का पूरा जब इस बैच में आपको हम दिखाएंगे तो इस बैच में आप देखेंगे तो पूरा आपके एकदम कंटेंट में जब जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपका अलग है, आपके कंप्यूटर थ्योरी क्लासेस, हर चीज, बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग नेटवर्क, अभी हम पाइथन की क्लासेस हमारी चल रही है। ऑलरेडी हम 15-16 क्लासेस, सबसे बड़ा यूनिट है, अभी आपका ये पढ़ाया ही जा रहा है। आप इसके होम पे जब जाएंगे तो लाइव में अभी 1 बजे से आपकी इसकी क्लासेस चलती है। आपको यहाँ पर दिखेगा भी कि आपकी क्लासेस कौन कौन सी इसमें हो चुके हैं। पूरे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आपके पीडीएफ नोट्स भी हैं, हर एक यूनिट के नोट्स आपके लगाए गए हैं। तो जिन्हें भी जुड़ना है आप परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ सकते हैं। आते हैं हम लोग यहां पर कि डिस्क्रिप्टिव ईएमआरएस केवीएस एनवीएस वाले में कैसे आपका मेन बेसिकली जब से आपका एनईपी 2020 का आगमन हुआ तो उसी में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों का सेगमेंट लेकर चला गया, जिससे कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है वो हमारी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए होता है और जो हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं वो हमारी टीचिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए बेसिकली कि हम किस प्रकार से टीचिंग कराएंगे। देखा जाए तो इसका वेटेज जो डिस्क्रिप्टिव का है वो 60% ईएमआरएस के एग्जाम में है और केवीएस एनवीएस में 40% का इसका वेटेज है। ओवरऑल मार्किंग में आप देखोगे तो ये ध्यान रखिएगा, वहां 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है अब आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार की कॉपी होगी, क्या आपका टेम्परामेंट होना चाहिए किताब लिखने का। ऑब्जेक्टिव तो आप कर ले जाओगे, ऑब्जेक्टिव के लिए तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जब आप कॉलेज लाइफ छोड़ के काफी समय आपको हो चुका है, फिर से आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो कैसे आप करेंगे वो जरूरी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जब टीजीटी से इंसान पीजीटी में पहुंचता है ना, तो वहां पर भी इस प्रकार के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उन लोगों का, जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और 6 से 7 मिनट पर क्वेश्चन आपको ऐसा है देना है। एक ऐसी रणनीति आप लगाइए कि इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन में टाइमिंग नहीं देना है। ठीक है, लैंग्वेज आप इंग्लिश या हिंदी दोनों आप लिख सकते हैं, लेकिन डू नॉट मिक्स सेंटेंस और इंग्लिश आप मिक्स नहीं कर सकते। आप या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या तो हिंदी में लिख सकते हैं, आप मिक्स नहीं कर सकते कि एक सेंटेंस आपने इंग्लिश में लिखा दूसरा आप हिंदी में। कंप्यूटर में ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। कंप्यूटर साइंस टर्मिनोलॉजी इज बेस्ट रिटन इन इंग्लिश, ये मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप हिंदी में ही लिख रहे हो आंसर, सपोज करो आप हिंदी में लिख रहे हो, आपको रैम लिखना है तो आप रैम की जगह ये हिंदी में ना लिख के आप अंग्रेजी में लिखिए। आप जितने भी कंप्यूटर के टर्म्स हैं उसे आप इंग्लिश में ही लिखिए जब आप हिंदी लिखते हैं, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन होगा, उससे कुछ गलत नहीं होने वाला है। ये मैं बार बार बोलता रहता हूं आपके आंसर राइटिंग सेगमेंट में, ये ध्यान रखिएगा। बस ये मिक्स मत करिएगा कि एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी, ये सेगमेंट आपका नहीं चलेगा। आपके जो कॉपी का फॉर्मेट हो सकता है वो 2 तरीके से हो सकता है। आप जैसे यहां स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे आप लोगों की सीबीएसई बोर्ड की कॉपी आप देखे होंगे, तो जो बोर्ड की कॉपी होती है लाइनिंग वाली, ऐसे हो सकता है जिसमें क्वेश्चन ऑलरेडी हो सकता है यहां पर लिखा रहे। ये आपके अगर हम बात करें, कहा जाता है कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट
QCAB जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार सा बुकलेट दिया जाता है कि यहां पहले से ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको स्पेस दे दिया जाता है और उस स्पेस में आपको लिखना होता है। तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको ब्लैंक पेपर मिले और उस पर आपको आंसर राइटिंग करनी हो, तो आप दोनों मोड में अपना तैयारी करते रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको ये मिले। ठीक है, स्पेसिफिक ब्लैंक स्पेस लाइन होती है प्रोवाइड बिलो द क्वेश्चन। क्वेश्चंस के नीचे आपको ब्लैंक लाइनें आपको दी जाएंगी, कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं होगा इसमें। अब राइट स्ट्रिक्टली विद द मार्जिन, डू नॉट क्रॉस द बॉक्स। आपको पूरा पर्याप्त रहेगा आंसर लिखने के लिए। हर क्वेश्चन जितना, मान लो अगर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हर पेज पे रहेगा और उतने में ही आपको आंसर लिखना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको बॉक्स को क्रॉस नहीं करना। अगर आपका मतलब एक पूरा पेज का बॉक्स बना रहेगा तो वो उससे क्रॉस नहीं करना। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आपको ब्लैंक मिलेगा, तो फिर आप लिमिट के अकॉर्डिंग, आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। स्ट्राइक एरर विद अ सिंगल लाइन, अवॉइड स्ट्रेचिंग एग्रेसिवली। गलतियों को सीधा रेखा से काटें, बहुत ज्यादा काट पीट ना करें। अगर कोई गलती होती है, सिंपल सी कोई गलती हो रही है, तो आप सिंगल एक लाइन ऐसे खींचिए। अब उसमें ऐसे 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 मत करिए। ये सब आपको अवॉइड करना है आंसर राइटिंग सेगमेंट में। आप सिंगल एक लाइन खींचिए और चांसेस ये रहे कि आप गलतियां कम से कम करिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही आपका बोला जा रहा है। किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में? तो डिस्क्रिप्टिव में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, एक थ्योरेटिकल बेस्ड बनता है जहां डेफिनेशन पूछा जा सकता है। दूसरा आपका डिफरेंस बेस्ड बनता है। तीसरा आपके डायग्राम या फ्लो चार्ट बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। और यहां पर आपके जो बोला जाए ट्राग्राम या फ्लो चार्ट, मतलब डेटाबेस रिलेटेड कोई डायग्राम बनाना हो वो चीजें। और उसके बाद से कोड या एप्लीकेशन बेस्ड आपका हो सकता है, या शॉर्ट नोट्स बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इतने टाइप के प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव में बन सकते हैं। जैसे थ्योरेटिकल में डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो थ्योरेटिकल है, आप उसे पूरा थ्योरी तरीके से डिफाइन करेंगे। कुछ डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। डिफरेंस बेस्ड जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिमाग में यह ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बेस्ड को हम लाइन वाइज लाइन नहीं लिखेंगे, वो अच्छा तरीका नहीं होता है। जब भी डिफरेंस बेस्ड बोला जाए, आप सीधे सीधे टेबल फॉर्मेट में लिखिए। आप दोनों को यहां पे जो भी डिफरेंस बोला जाए, रैम और रोम, उनके अगर चाहते हैं तो पॉइंट में बताइए कि क्या ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस लिखने का। उसके बाद से डायग्राम या फ्लो चार्ट बेस्ड है, तो पहले आप डायग्राम बना लो। आप डाटाबेस का जो भी डायग्राम है, आप लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, चाहे आप हियरार्किकल डेटाबेस हो गया, रिलेशनल डेटाबेस हो गया, उसका एज ए ब्लॉक डायग्राम आप बना लीजिए। आफ्टर दैट उसको हर एक ब्लॉक डायग्राम का क्या रिप्रेजेंटेशन है उसे आप अच्छे से समझा दीजिए। इसी प्रकार के कोड और एप्लीकेशन होता है। कोड में आ गया, सपोज करो राइट ए प्रोग्राम, है ना, टू ऐड या रिकर्सन, रिकर्सन का प्रोग्राम आ गया, राइट ए प्रोग्राम ऑन रिकर्सन। तो आप रिकर्सन का एक प्रोग्राम, एक कोडिंग आप सिंपल सा कर देंगे। जैसे शुरुआत से एक स्टेप स्टार्टिंग करोगे, पाइथन का ही कोडिंग आएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि लैंग्वेज आपका पाइथन ही है, तो पाइथन की ही कोडिंग आने वाली है। तो पाइथन में बहुत ज्यादा आपको जो है लाइब्रेरी सब की दिक्कत नहीं होती है कि जैसे सी लैंग्वेज की तरह studio.h करना है मेन फंक्शन। यहां जब भी है आपको सीधे सीधे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना। बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, उन सिंटेक्स का ध्यान रखना है कि अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो आपको ये चीज होना ही चाहिए। डेफ का इस्तेमाल हम फंक्शन को बनाने के लिए होता है। तो जो कीवर्ड्स हैं, जो वेरिएबल हैं, कैसे असाइन किए जाते हैं, ये आप गलतियां ना करें, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टेप मार्किंग आपकी प्रोग्रामिंग में होगी। शॉर्ट नोट्स में सपोज करो किसी के फुल फॉर्म आ गए, या किसी फुल फॉर्म के बेसिस पर उससे बोल दिया गया कि आप कुछ 2 लाइन या पॉइंट वाइज लिखना है, तो आपको पॉइंट वाइज जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जब कभी क्वेश्चन पूछे किस पे आप अपनी शॉर्ट ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए, बताइए, तो 3-4 पॉइंटें दे दें कि क्या होता है। जैसे HTTPS क्या है ना, SNMP का रोल क्या होता है, तो आप उस पॉइंट में SNMP बताइए, फिर HTTPS को बताइए किस लेयर पे काम करता है। तो पॉइंट वाइज, जो बुलेट वाइज आपका आंसर देते हो, वो आपका सेगमेंट ये यहां से हो जाएगा। इतने प्रकार के क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं लिमिट पर, वर्ड लिमिट और मार्किंग की बात कर लें। तो ये ध्यान रखना कि अगर
आइडियल रेंज आपके क्वेश्चंस की कितनी बोली जा सकती है कि जैसे 4 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट हम इतना कर सकते हैं कि 80 से 100 वर्ड हम लेकर चले। और हमने आपके आंसर राइटिंग सेगमेंट में मैं 75, 80, 100 इस प्रकार से मैं हर सेगमेंट का आपको आंसर राइटिंग कराऊंगा। यही एक सीमा होगी। मैक्सिमम 120 वर्ड, डू नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 120 से ज्यादा हम नहीं, हमें लगता है कि आएगा। इफ ड्रॉइंग ए डायग्राम, अगर आप कोई डायग्राम बनाते हो, समझ लो मेमोरी की हायरार्किकल बनाते हो, तो उसमें आपको लिमिट लिखना रहेगा, तो उसमें कितने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, तो वहां पे आप 50-60 वर्ड आर सफिशिएंट है। मतलब आपको यहां लिखना है कि हाँ ये रजिस्टर मेमोरी है, ये आपकी कैशे मेमोरी है, ये आपकी रैम मेमोरी है। तो यहां से आपकी क्या होती है, यहां आप कहोगे कि इधर से इधर आने में डायग्राम बनाते हुए कि हमारी जो होगी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और इधर से इधर जाने में हमारा जो क्या होता है, हमारा एक्सेस स्पीड इंक्रीज होता है, एक्सेस स्पीड इंक्रीज होता है। तो ये सब करने में इतना डायग्राम आप जब बना रहे हो, हायरार्की ऑफ मेमोरी जब आया है, तो आप 50-60 शब्दों में इसके इर्द गिर्द चीजों को लिख सकते हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आपको यूज करना है। अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ, बहुत ज्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं यूज करना है। आप कोशिश करिए छोटे पैराग्राफ हो या बुलेट्स के फॉर्म में आंसर दीजिए, उससे क्लियरेंस होता है। अगर आप 5-4-5 बुलेट पॉइंट पे आंसर देते हो, वो बेस्ट वे होता है। अवॉइड, आपको पैराग्राफ कम यूज करना है। जहां पे लगेगा कि हाँ हमें पैराग्राफ में ही हम दे सकते हैं, तो वहां पे आप पैराग्राफ, आफ्टर दैट आप उसी में बुलेट का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आप डिफाइन करोगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बुलेट्स में ले लीजिए, तो वो बेस्ट वे होता है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप जिनको पॉइंट में होना चाहिए उनको आप पैराग्राफ में मत करिए, वो बेस्ट तरीका है। इस चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें, जब भी आप अपने आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग करेंगे, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने डेफिनेशन जो दिया, इंट्रो जो दिया उसका, वहां आपकी जो मार्किंग होगी वो आपकी 0.5 से 1 मार्क्स तक के आसपास आपको मिलेगी। जैसे आपका इंट्रो होगा उस हिसाब से होगा। उसके बाद से अगर हम बात करें यहां पर कि जो आपकी बॉडी होगी, जो आपका मेन एक्सप्लेनेशन होगा, है ना, जो आपका मेन वर्किंग वो सब चीजें जहां पर आएगी, वहां पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया तो 1 मार्क्स तो आपको डायग्राम और एग्जाम्पल के ही मिल जाएंगे। आप ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हो, उसमें आपने जो मैंने बताया ऐसे क्लासेस में कि ये अगर डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिए, ये आपका यूजर है, ये एप्लीकेशन है, ये आपका ओएस है, इसमें आपका कर्नल है, मतलब सेल है, उसके बाद कर्नल है, ठीक है, उसके बाद से आपका हार्डवेयर है। अगर इतना आपने बना दिया तो आपका 1 नंबर पक्का। प्लस एग्जाम्पल आपने दे दिया तो डायग्राम प्लस एग्जाम्पल आपको 1 नंबर एनी हाउ स्टेप मार्किंग में देके ही जाएंगे। ये जान के रखिए, कुछ भी हो जाए, आपके डेफिनेशन अगर थोड़ा कमजोर भी हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 0.5 का हो गया, डायग्राम आपका 1 मार्क का हो गया, बॉडी आपका इतना का हो गया, और यहां पर आपके 0.5 मार्क्स आपके लास्ट के कंक्लूजन जो होंगे ये आपको डिसाइड करते हैं। जैसे 2, 1, 3 और आधे आधे मार्क का हुआ तो 4 ये हो गया। तो वो ऑलमोस्ट इन दोनों को मिलाकर आपके कह सकते हो कि 1 मार्क्स आपके मिलते ही मिलते हैं। बॉडी और डायग्राम आपका 1 मार्क्स लेके दे देता है ऑलमोस्ट, है ना। 0.5 to 1 मार्क्स आपके मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि जहां पे पॉसिबल होगा वहां डायग्राम जरूर रिप्रेजेंट करिएगा कि हाँ इसे हम डायग्राम से बेस्ट वे से समझा सकते हैं एग्जामिनर को, तो वहां डायग्राम अपने आंसर में जरूर रखिएगा। अदरवाइज जहां नहीं है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां भी आपको लगे कि यस इसका डायग्राम बन सकता है, चाहे आप ब्लॉक डायग्राम ही यूज करो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, ये बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि उससे आपके मार्क मिलेंगे। और आपका जो आंसर राइटिंग का सेगमेंट भी स्टार्ट इसी प्रकार से कुछ होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग आप कुछ उसके इंट्रो से करिए, आफ्टर दैट उसकी वर्किंग, उसके एक्सप्लेनेशंस को बताइए अच्छे से, एंड देन डायग्राम हो, और देन आपका कंक्लूड हो कि लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर लुक फॉर ए टेक्निकल कीवर्ड्स, खासकर ज्यादातर जब भी आप डेफिनेशन, जब भी आप बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टेक्निकल कीवर्ड्स का जरूर यूज करिए, है ना। ऐसा ना कि साधारण शब्दों का इस्तेमाल करिए। जो भी आपके ऐसा आंसर मिलेगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहां इंटरफेस, अब वहां पे कोई और शब्द मत बोलना, क्योंकि
ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो ये इंटरफेस ही शब्द आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंटरफेस एक टेक्निकल है। कुछ लोग कम्युनिकेशन यूज कर लेते हैं, तो यहां पर कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, तो वो होगा। शब्द हो सकता है आप जो शब्द यूज करें मतलब आपका सेम लगे, लेकिन एग्जामिनर आपसे टेक्निकल शब्दों का ही मांग करता है, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट हम आंसर राइटिंग के वही बोले, कैसे आपको लिखना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपकी प्रिसाइज डेफिनेशन इन 1 to 2 लाइन। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन बेस्ड चीजों को लिखोगे जो 1 से 2 लाइन होगा। बॉडी आपकी 3 से 4 पॉइंट विद सब हेडिंग, कुछ आपके उसमें इंट्रो के बाद जब मैंने मान लीजिए आपने डेफिनेशन लिख दिया, डेफिनेशन के अंदर उसकी अब बॉडी में क्या लिखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन को, उसको हम बुलेट पॉइंट में, कुछ बुलेट के पॉइंट में हम ले लेंगे। इसको हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रिसाइज में पैराग्राफ के फॉर्मेट में हो, हमारे फंक्शन हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो हो उस चीज की वो आपके बुलेट्स के पॉइंट में हो, एंड उसके बाद से हम ब्लॉक डायग्राम, फ्लो चार्ट या सिंटेक्स जो भी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो वो चीजें हम यहां पर करें, है ना। ये ध्यान रखिए। सपोज करिए आपको कोडिंग की ही आ गया तो आप थोड़ा सा पहले बताओ कि इवेंट नंबर क्या होता है, उसके इंट्रो कर लो। आफ्टर दैट आप प्रोग्रामिंग करो, वहां पे आपको फंक्शनैलिटी तो लिखना है नहीं, है ना, आप सीधे प्रोग्रामिंग कर लो। और प्रोग्रामिंग का हो सके तो आप फ्लो चार्ट बना लो, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से ही बनता है। तो आप प्रोग्रामिंग करने से पहले उसे एक विजुअल रूप दे सकते हैं कि कैसे कंडीशन लगेगा तो ये प्रिंट होगा, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा। जब पॉसिबल हो तो आप उसका डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। तो हर प्रोग्राम का एक फ्लो चार्ट बनता ही बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो बेस्ट होगा कि आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आप एक बार उसका फ्लो चार्ट क्लियर कर दे, आफ्टर डेट आप कोडिंग स्टार्ट कर दें, है ना, उसके बाद से कोडिंग। तो 2 चीजें इंक्लूड करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है उस प्रोग्रामिंग में कुछ डिफाइन करना है तो आप स्टार्टिंग के एक लाइन कर सकते हो, देन आप अपना फ्लो चार्ट बना सकते हो उसमें, और देन आपकी क्या हो जाएगी, कोडिंग हो जाएगी कि आप अब क्या करोगे, कोडिंग करोगे। जो आपकी कोडिंग है उसे आप कर लोगे, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में आप उस कोडिंग को क्या करोगे, समराइज कर दोगे, बताओगे कि हाँ अगर हम इसे इनपुट देते हैं, क्योंकि अगर यूजर के थ्रू इनपुट दिया रहा है तो आप एज ए यूजर इनपुट कुछ कराओगे एंड कहोगे कि ऐसे कंडीशंस ट्रू होंगे तो ये हमारा आउटपुट ये रिजल्ट देगा, दैट्स इट्स अ कंक्लूजन। आप उसमें आपको खुद इनपुट देकर आउटपुट दिखाना है एग्जामिनर को, अगर यूजर बेस्ड आपने प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका हो गया। आपके लिखने की संरचना आपको समझ में आ जाएगी। तो ऊपर सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी, हेडिंग में एक स्ट्रक्चर विजिबल, जो हेडिंग होगी वो स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ जो डेफिनेशन चीजें आप लिखोगे, कीवर्ड्स जो होंगे आपके लिखने के, जो अंडरलाइन कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स होंगे उनको अच्छे से अंडरलाइन जरूर करिएगा। जो भी आपके टेक्निकल वर्ड होंगे जिसको कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके आंसर में कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर खाली एग्जामिनर उस कीवर्ड को ही पढ़ ले, उस लाइन को ही पढ़ ले तो समझ जाएगा कि डेफिनेशन क्या कहना चाहता है। तो ऐसे को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जब भी आप हेडिंग लिखिए, जब भी आप ब्लॉक डायग्राम बनाइए, आप फ्री हैंड से मत यूज करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप बाकायदे स्केल लीजिएगा और स्केल से ही ब्लॉक डायग्राम बनाइएगा, स्केल से ही आप अंडरलाइन करिएगा तो और अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। जितनी ज्यादा साफ सुथरा आपकी कॉपी रहेगा, आपका नॉलेज तो ठीक है लेकिन रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। आपने किताब में नॉलेज, आपने डिस्क्रिप्टिव में नॉलेज तो दे दिया, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत गंदा है, तो फिर मार्क्स आपको 2 नंबर से ज्यादा मिल ही नहीं सकता, 1.5 नंबर से ज्यादा मिल नहीं सकता। अगर आपका नॉलेज थोड़ा सा कम भी है और रिप्रेजेंटेशन अपनी कॉपी का बहुत बेहतरीन दिया है, हेडिंग, हर हेडिंग की अंडरलाइन हुआ है, हेडिंग का कलर जो है वो ब्लैक एंड ब्लू पेन जरूर लेके जाइएगा। और अभी से जब हमारे साथ आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो दोनों मोड में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिएगा, मतलब दोनों मोड इन द सेंस आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करके आंसर राइटिंग हमें भेजिएगा। आपकी रिप्रेजेंटेशन जितना बेस्ट रहेगा उतना ही आपको वहां पर मिलेगा। अब जैसे लीव ब्लैंक लाइंस, जब भी आपको पैराग्राफ के बाद डायग्राम बनाना हो कुछ लाइनें छोड़ देना, पैराग्राफ चेंज करना हो वहां पे आप लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ जैसे चेंज होता है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, तो पहले आपको क्या करना है, डिफाइन करना है।
इंटरफेस यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। तो ये कीवर्ड है इंटरफेस, इसको नहीं भूलना है, ये माइंड मैप होना चाहिए। उसके बाद से आपकी फंक्शंस, आपको ये आपका बॉडी है कि क्या काम करता है, प्रोसेस, मेमोरी, फाइल मैनेजमेंट का कार्य है, तो इसको बारे में आप डिफाइन करोगे। आफ्टर डेट आप यहां पर डायग्राम बना दोगे, ये रहा आपका डायग्राम, यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, जो मैंने बताया वो बना देना, वो मोस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है, जो क्लास में मैंने आपको बताया। फिर लास्ट में आप बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर आप बता दो, कंक्लूड कर दो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो सिस्टम चलता ही नहीं, एज ए बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर बोला जाता है। तो ये माइंड मैप होना चाहिए कि आपको आंसर कैसे इस क्वेश्चन का लिखना है। पहला आपको ये कीवर्ड, टेक्निकल कीवर्ड जरूर यूज करना है, देन उसके कार्यों को समझाना है, आफ्टर दैट आप डायग्राम, देन आपका कंक्लूजन आपका होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से डेफिनेशंस को लिखते हो तो फिर एक भी नंबर, और मैंने बताया कि पेन जो है आपका और रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम ऐसे नहीं उठा के कुछ ऐसे ऐसे बना दो, है ना, ब्लॉक बनाना है ऐसे ऐसे टेढ़ा मेला ऐसे ब्लॉक बना रहे हो, बढ़िया से स्केल से अच्छे से ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो बनाओ, ठीक है। हर हेडिंग को अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ये सब चीजें आपके रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। जैसे यहां देखोगे डेफिनेशन है, ठीक है, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस, मैंने बोला ना ये कीवर्ड छोड़ना नहीं है, बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अब की फंक्शंस देखो, ये पॉइंट में ये आपका डेफिनेशन है, ये पैराग्राफ फॉर्मेट में चल गया, प्रिसाइज में। यहां फंक्शनैलिटी को हमें बताना है तो हम इसे पॉइंट वाइज बता देंगे कि मैनेज सीपीयू शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल। देखो तो जो ये सब हेडिंग भी है इनको भी अंडरलाइन करना है आपको। आफ्टर डेट आपका डायग्राम आ गया। अब डायग्राम में यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को ये दर्शा दिया, ब्लॉक डायग्राम में देखिए कितना अच्छे से बताया गया। फिर कंक्लूड कर दिया गया, द ओएस इज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर इनेबलिंग ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। जो ये क्या करता है, इसलिए इसे हम बैकबोन बोलते हैं कि बिना इसके कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। ऐसे अगर आपको कोडिंग आ गई, कोड एंड हियरार्किकल सीएस का, तो रिस्पेक्ट ब्रैकेट्स, इन सबको ध्यान रखना है अगर है यूज हो रहा है तो। जैसे मान लो आपको लिस्ट है, टपल्स है, इनका अगर इस्तेमाल कर रहे हो कोडिंग में तो। एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, अगर कमेंट करके आप एक्सप्लेन लॉजिक कर सकते हो। सपोज करो आपने ये फंक्शन बनाया तो उसको कमेंट जरूर करिए ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि आपने ये क्या बनाया है, ठीक है। उसे समझाने के लिए कमेंट आपका होना चाहिए। पाइथन है तो पाइथन में कमेंट है सिंबल से होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, कहीं पता चले स्टार मत लगा के कर देना कमेंट, मतलब पहले में एग्जामिनर काट के जीरो कर देगा कि इसको बेसिक ही नहीं पता है। तो इस वजह से ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हो, यहां पे कोई आउटपुट आएगा, जैसे सपोज करो ये रिटर्न है, तो यहां पे आप सिंबल है कमेंट कर देंगे रिटर्न वैल्यू टू द फंक्शन, इस फंक्शन को रिटर्न चला जाएगा। चाहे तो आप एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे करके। तो ये आपका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा अगर आप प्रोग्राम लिखते हो तो। आपकी जो कोड होगी वो क्लियरिटी होनी चाहिए। इंटेंशन जो होता है खासकर उसको जरूर ध्यान रखना है कि अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन के बाद ही आपका कहीं ना कहीं अगर फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो इससे इंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फंक्शन के अंदर का ही स्टेटमेंट हम जस्ट उसके नीचे लिख रहे हैं, हम जस्ट इसके नीचे इफ लिख रहे हैं, है ना, तो ये चीज नहीं है। अब कैपिटल स्मॉल कीवर्ड ये ध्यान रखना है कि कीवर्ड जो आपके होते हैं खासकर पाइथन में वो स्मॉल में ही होते हैं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स को छोड़कर, पहला लेटर उसका सिर्फ कैपिटल होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इफ है तो ऐसा नहीं कि आई एफ ऐसे लिख दिए, गलत हो जाएगा। आपकी जो कोडिंग होती है उसी प्रकार से करना है। और जो इंटेंशन होता है कि अगर ये स्टेटमेंट इसके अंदर है तो थोड़ा सा यहां से स्पेस छोड़ के ही इफ आएगा। और अगर लूप को या स्टेटमेंट इफ को खत्म करना है या इससे समकालीन कोई स्टेटमेंट है तो उसे हम इसी के जस्ट नीचे लिखते हैं। जो इसके अंदर स्टेटमेंट आएंगे उनको हम इंडेंट करके, जैसे इफ के अंदर ये स्टेटमेंट आ रहा है तो हम इससे थोड़ा सा इंडेंट करके स्पेस छोड़ के लिखते हैं ताकि पता चलता है इसका ही ये स्टेटमेंट है, ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो ये जो बेसिक थिंकिंग है प्रोग्रामिंग की, जो पाइथन में मैं करा रहा हूं, बता रहा हूं, उसे जरूर अच्छे से आप डेवलप करिएगा, तब जाके आप कोडिंग करेंगे। आते हैं क्या मिस्टेक आपके कॉमन हो सकती हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। कॉमन जैसे लेंथ इशू, लंबाई की समस्या, कि आपको जितना दिया गया है वर्ड लिमिट आप क्रॉस करते चले जाओ। 10-20 तो ठीक है, आप 100 क्रॉस कर जाओगे तो फिर नहीं सही है। इसको बहुत कम या बहुत अधिक नहीं लिखना है, यह ध्यान रखना है। ना ही कम लिखना, ना बहुत ज्यादा लिखना है। आपको चित्र का अभाव, एनसीएस मिसिंग डायग्राम ऑफ -1 मार्क हो जाएगा। अगर आपसे छूट गया किसी का डायग्राम
तो पहले तो वो डायग्राम खोजेगा एग्जामिनर, उसे लगेगा कि भाई हाँ ये डायग्राम बेस्ड था, इसने क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया डायग्राम से, तो वो तुरंत माइनस आपका हो जाएगा। तो इस चीज को जहां पर आपको लगेगा कि हमें डायग्राम देना है, आप जरूर दीजिएगा, वो आपको प्लस ही करेगा। उसके बाद से टेक्स्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक जो होंगे, राइटिंग ह्यूज पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ पॉइंट, तो ये ध्यान रखिए, इसको हटाना है। पैराग्राफ ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम आपको पॉइंट में आंसर देना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंग्लिश नहीं यूज करना है ना, ऐसा नहीं कि इंग्लिश की बजाय उसी में चलते चलते इंग्लिश लिख दिए। डोंट मिक्स हिंदी इंग्लिश ग्रामर विद इन ए सेंटेंस, एक साथ दोनों को मिक्स नहीं करना है। मैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं ऐसे नहीं लिखना है ना, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, तो इंग्लिश नहीं चलेगा। आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, दिस इज बेटर, या आप डायरेक्ट हिंदी, ये वाक्य के भीतर हिंदी या अंग्रेजी व्याकरण में नहीं, या तो मैं इस समस्या को समाधान कर रहा हूं, आप हिंदी लिखिए। हाँ, जो कीवर्ड्स होंगे, जो टेक्निकल कीवर्ड होंगे, आप हिंदी लिखते समय उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप अगर मिस्टेक अवॉइड करते हैं तो फिर आपको नंबर अच्छे खासे मिलेंगे। तो ये आपकी संरचना होनी चाहिए। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखे तो एकदम साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, कीवर्ड्स आपके हाईलाइट होने चाहिए, आपके हेडिंग हाईलाइट होनी चाहिए, तो जाके आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे एग्जामिनर हैज लिमिटेड टाइम, मेक योर आंसर इजी टू स्कैन, ताकि अब इतने सारे बच्चों की कॉपी आएगी तो सबको एक एक लाइन वो नहीं पढ़ेगा, पहले आपका प्रेजेंटेशन देखेगा। प्रेजेंटेशन ठीक है, सब कुछ आंखों के सामने आ रहा है, बहुत बढ़िया, कीवर्ड हाईलाइट है, हाँ यार सब कुछ पढ़ने में एक बार में आ गया, फटाक से दिया, पूरा नंबर दे दिया, ठीक है। वो एक एक लाइन पढ़ने नहीं है, आपने यहां पर हाईलाइट कर रखा है ये चीजें, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हाइलाइटर देख लेगा, बस बहुत बढ़िया किया है इसने, बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। आपके लिए जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो क्लीन होनी चाहिए, शब्द जो होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप आर लिख रहे हो, अब यहां पर ऐसे एच लिख रहे हो तो आधा एच ऐसे टंगा रह जाए, पूरा का पूरा एच आप सही से अच्छे से लिखो। तो आप लोगों की गलती होती है, कभी कभी डॉक्टर बन जाते हो लिखते लिखते, घसेट डालते हो पूरा, ऐसा कर्सिव ऐसे 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 करके लिख डालते हो, तो ये एग्जामिनर क्या समझेगा कि क्या लिखे हो। तो डॉक्टर नहीं बनना है ना, जो हो इंजीनियर हो तो इंजीनियर की तरह कॉपी लिखो, अच्छे से एकदम साफ सुथरा लिखो, डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। क्लियर स्टार्ट एंड एंड, स्टार्टिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, एंडिंग, और जो कटिंग है ना, ज्यादातर आप अपनी कॉपी में कट नहीं करना है। अगर कहीं गलती बाय द वे हो भी जाती है तो सिंगल एक लाइन में ऐसे बस, अब उसमें ऐसे ऐसे मत कर देना, ऐसे 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 करके, तो वो फिर एग्जामिनर भी ऐसे ऐसे मार्क्स दे देगा आपको। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा को आपको टाइम कैसे मैनेज करना है पूरे में। टाइम मैनेजमेंट ये होगा कि आप पहले क्वेश्चंस को देखो, थिंक करो क्या डायग्राम, क्या पॉसिबल होगा, क्या इसकी स्टार्टिंग होगी। आफ्टर दैट आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ राइटिंग करो, फिर इसको एक बार रिव्यू करके अंडरलाइन करो। अंडरलाइन शुरुआत में ना करो, आप पहले थिंक करो कि हमें क्या लिखना, क्या डायग्राम बैठाना है इसमें। आफ्टर डेट आप 2 से 6 मिनट तक राइटिंग करो। राइटिंग करने के बाद 6 से 7 मिनट आप क्या करो, उसे एक बार पढ़ के 6-7वें मिनट में आप क्या करोगे, फटाफट 1 मिनट का काम यहां पर अंडरलाइन कर लो। उसके बाद से आपका ये कॉपी, एक आंसर आपका फाइनल हो गया। चाहे तो आप बाद में ही, जैसे आप क्या करिए, सबसे सब आंसर लिख डालिए और एक साथ अंडरलाइन करिए, कीवर्ड्स जो हो क्वेश्चंस के एक साथ अंडरलाइन कर डालिए, तो आपको अच्छे से पढ़ पढ़ के आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेली आप इसके लिए कैसे सुधार होगा इन सब चीजों में, तो उसके लिए आप डेली प्रैक्टिस करिए, 8 से 10 आंसर डेली यूजिंग ए टाइमर, ये ध्यान रखिएगा। हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, प्लस आप अपने तरीके से करिएगा। मेमोराइज फॉर्मेट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें कैसे लिखना है, कहां डायग्राम लगाना है, डायग्राम के बाद क्या करना है, कहां पे हमारा इंट्रो शुरू होगा, कहां आपका अगर बॉडी शुरू हो रहा है तो बॉडी में हमें किस प्रकार से लिखना है, लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, सब कुछ आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आपकी नॉलेज एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू राइटिंग। अब ये सब चीज करने के लिए आपकी नॉलेज भी होना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्लास भी देखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ इसका यूज क्या है, कैसे हम लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो क्लास मतलब नॉलेज तो जरूरी है ही है, प्लस आपका रेगुलर वे में राइटिंग और क्लास दोनों, मतलब थ्योरी और क्लासेस आप अच्छे से कवर करते हुए आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और यू डू नॉट नो एन आंसर रिले स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड कीवर्ड्स, यदि उत्तर नहीं आता तो संरचना और संबंधित कीवर्ड पर भरोसा करें। अगर
कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो नहीं आपको समझ में आ रहा, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स आप जान रहे हो उससे रिलेटेड आप डिफाइन कर दो, स्ट्रक्चर उसी प्रॉपर में रखो और उससे रिलेटेड डिफाइन कर दो, तो भी आपका कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक आपको मैंने बता दिया कि आंसर राइटिंग आपको मेंस, सबसे ज्यादा चिंता बच्चों का इसी का है। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कर ले जाओगे, लेकिन मेंस कैसे लिखना है, काफी समय बाद आप कॉलेज और इन सब चीजों से दूर रहे हैं, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये अब आपका जो है एक स्ट्रेटजी है, इसको अच्छे से पूरी वीडियो देखिएगा। बाकी जिन्हें भी बैच से जुड़ना है, आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, वहां पर आपको पूरी की पूरी डिटेल क्लासेस, आंसर राइटिंग, आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, वहां आप जुड़ेंगे, वहां अपनी कॉपी भेजेंगे, वहीं हम कॉपी आपकी क्या करेंगे, चेक करेंगे, आपको रिमार्क करेंगे और कैसे आप सुधार कर सकते हैं ये सब कुछ बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।